जेवर एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन क्या बैन हुई, जैसे कंस्ट्रक्शन बैन के क्या पैरामीटर्स है आगे मैं बताऊंगा वीडियो में, लेकिन कंस्ट्रक्शन बैन की न्यूज क्या आई कि ऐसे बहुत सारे अवैध कॉलोनियां जो डेवलप हो रही थी उसका एक जाल बन रहा था। ऐसे भूमाफिया बहुत सारे काम कर रहे थे जहां हजारों होम बायर फंस रहे थे। आज वो खेल खुलना शुरू हो गया है। ईएमआई के जाल में बहुत सारे हजारों बायर्स फंसे हैं। वो सब केस अब उभर के आने लग गया है। जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की घोषणा हुई थी तो सिर्फ नई उम्मीदें ही पैदा नहीं हुई बल्कि पूरी भ्रष्ट अर्थव्यवस्था का जाल भी बिछा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2025 तक आते आते ये स्कैम ना सिर्फ जेवर तक सीमित रहा बल्कि पूरे देश में फैल चुका था। खैर ये नहीं कि जेवर एयरपोर्ट से ही ये शुरू हुआ, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में जाल चल रहा है। भारत में अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलपमेंट एक व्यापक समस्या का प्रतीक बन चुका है। लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं इससे रिलेटेड, लेकिन उसके बावजूद भी ये डेवलप हो रही हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं जेवर एयरपोर्ट के आसपास किस तरह से ये चीजें सामने आ रही है और किस तरह से लोग कॉल कर रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और साथ में इंडिया की अनऑथराइज्ड कॉलोनी कैसे डेवलप हो रही है, इससे आप कैसे बच पाएंगे, ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्यूचर में अगर आपको रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में इस एनालिसिस को आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट की नई कंस्ट्रक्शन पॉलिसी और 20 किलोमीटर के दायरे में कड़े नियम। आपको ये पूरा एनालिसिस एग्जैक्ट बताता हूं। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देश के अनुसार जेवर एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में निर्माण के लिए हाइट क्लियरेंस NOC लेना अनिवार्य है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इन नियमों में कुछ और बातें क्लैरिटी के साथ आई हैं। वो ये है कि 4 किलोमीटर की रेंज में 6 मंजिल से ऊंची बिल्डिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मोबाइल टावर के इंस्टॉलेशन तक को पूरा रोक दिया गया है। अब 10 किलोमीटर की बात करते हैं। अगर 10 किलोमीटर की रेंज है मतलब रेडियस है तो बिना NOC के किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। अगली स्टेज है 20 किलोमीटर रेंज की। यहां हाइट क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बिना कोई भी वर्टिकल डेवलपमेंट या इवन पेड़ लगाना तक यहां मना है। लेकिन इस सख्त नियम के बावजूद भी इलीगल कंस्ट्रक्शन और प्लॉट सेलिंग का धंधा बदस्तूर जारी है। येडा के अधिकारियों का कहना है कि टप्पल, जेवर, घरौली और आसपास के क्षेत्रों में 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट 20 लाख रुपए या उससे भी अधिक में बेचे जा रहे हैं। अवैध कॉलोनियों का ये डेवलपमेंट, शुरुआती कहानी और भारत का विस्तार, ये सब एक साथ चल रहा है। इसको आगे और बताऊंगा, लेकिन जेवर में ये चीज ऐड करूं कि बहुत सारे होम बायर्स की पिछले वीडियो के बाद हमारे पास कॉल आई और उन्होंने जानना चाहा कि ये कॉलोनी कट रही है, हम इसमें ले न लें। मैंने एक ही बात उनको कही, अगर प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है तो आप ले सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड नहीं है तो आपको नहीं लेना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लोनाइजर अपने फायदे के लिए ये चीजें डेवलप करके, जिसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल शामिल नहीं होती, और आपको बेच देते हैं आसान किस्तों में। ये सिर्फ डेवलपर नहीं बेच रहा है, ऐसे बहुत सारे अनऑथराइज्ड बेचने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट हैं, सब इस गोरख धंधे में मिले हुए हैं। सब के सब मिलके ऐसी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं जिसके पास रेरा अप्रूवल नहीं है। जब आप पूछेंगे तो आपको कहेंगे ये अथॉरिटी की रेंज से बाहर है, इसमें रेरा की जरूरत नहीं है। आपको क्या जरूरत है ऐसी प्रॉपर्टी लेने की जो लोग कहते हैं कि रेरा रेंज में नहीं है? प्रॉपर्टी लीजिए, सही टाइटल की प्रॉपर्टी लीजिए, गलत प्रॉपर्टी में मत फंसिए। लेकिन जो कच्चा लालच है, कम पैसे में दिखने वाली प्रॉपर्टी, अरे ये तो आप भी करेंगे क्या? गवर्नमेंट रीजनेबल रेट की प्रॉपर्टी निकाल नहीं रही है और आपके पास अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी लेने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जिस हिसाब से जेवर के आसपास में डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में हुई है, तेजी तो वाकई में आई है, लेकिन अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट पर अब इस नियम के बाद
बहुत सख्ताई बढ़ गई है, क्योंकि आप बगैर एनओसी काम नहीं कर पाएंगे। और अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट में अथॉरिटी आपको एनओसी देगी कैसे? जब एरिया ही अप्रूव नहीं है तो अथॉरिटी अप्रूवल देगी कैसे आपको? ये सबसे बड़ी समस्या है जो वहां लेने वाले बहुत सारे बायर्स अब फेस कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी तो ले ली उन्होंने, बुकिंग अमाउंट 50,000 रुपए देके और बाकी आसान 24 किस्तों में पेमेंट के ऑप्शंस इस समय बहुत सारे अलग अलग एरियाज में फैल रहे थे। ये सिर्फ जेवर एयरपोर्ट के आसपास की कहानी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। तो ऐसी स्कीम में बायर 50,000 51,000 रुपए देकर और फिर आगे इंस्टॉलमेंट देना शुरू करता है। 2 साल तक जब सारी पेमेंट कर देता है तब उसे पता लगता है कि यहाँ गवर्नमेंट ने एनओसी की डिमांड भी मैंडेटरी की हुई है, तो पैसे तो उसके पास से जा चुके होते हैं। और यहाँ बहुत सारे एजेंट अपने कच्चे लालच के चक्कर में ऐसे होम बायर्स को फंसा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे एजेंट्स को ये लगता होगा कि हमने प्रॉपर्टी गलत दिला दी, क्योंकि सही और गलत का फैसला दिल पे हाथ रखने से हो जाता है, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये मामला सिर्फ जेवर तक सीमित नहीं है, ये दिल्ली की कहानी भी आपको बताता हूं। दिल्ली में 1800 प्लस अवैध कॉलोनी की भी अपनी कहानी है। इसका इतिहास 1962 से शुरू होता है, जब केवल 110 अनऑथराइज्ड कॉलोनी में करीब 2 लाख लोग रहते थे। आज ये नंबर बढ़ के 1797 हो गया, जहां लगभग 40 लाख से अधिक लोग रहते हैं। दिल्ली की अवैध कॉलोनी की समस्या जो है अलग अलग स्टेजेस में डेवलप हुई। जैसे पहले 1957 में डीडे की स्थापना के साथ ही प्लानिंग की कमी शुरू हुई। 1962 में पहली बार अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलराइज करने की आवश्यकता महसूस की गई। 1977 में पहले रेगुलाइजेशन पॉलिसी जारी की गई। 1993 में 567 अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलराइज किया गया। 2019 में 1731 कॉलोनी को रेगुलराइज करने के लिए बिल पास किया गया। नेशनल लेवल पर भी अवैध कॉलोनी की समस्या बहुत बड़ी है। ये ट्रेंड सिर्फ दिल्ली तक या जेवर तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में यह निर्देश दिया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी बड़े पैमाने पर इलीगल लेआउट्स को रेगुलराइज किया जा रहा है। इन राज्यों में इको सेंसिटिव जोन में कंस्ट्रक्शन, एलिफेंट कॉरिडोर में इलीगल लेआउट, वाटर बॉडीज और रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाली कंस्ट्रक्शन, ये सब शामिल थी। मध्य प्रदेश में भी 2022 तक बनी सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को लीगल करने की घोषणा की गई। ये दिखता है कि ये समस्या पूरे देश के अंदर फैली हुई है और इसको पहले डेवलप होने दिया जाता है। कैसे डेवलप होती है ये सब आप समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहले डेवलप होने दिया जाता है, बाद में उन्हें अप्रूव करा दिया जाता है। ईएमआई फ्रॉड और अवैध प्लॉट सेलिंग के तरीके आपको बताता हूं। जेवर के आसपास फ्रॉड का पैटर्न बहुत तेजी से भी बढ़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट की घोषणा के बाद प्रॉपर्टी डीलर्स और लैंड माफिया ने एक सिस्टमैटिक फ्रॉड नेटवर्क बिछाया। इसी कार्यप्रणाली की प्रक्रिया आपको डिटेल में समझाते हैं। मेन धोखाधड़ी के जो तरीके हैं उसे आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 10 लाख से शुरू होने वाले प्लॉट्स को 24 महीने की आसान ईएमआई में लोगों को पेश करना, रेरा की जरूरत नहीं है, अथॉरिटी की रेंज से बाहर है, ऐसे झूठे वादे करना, गवर्नमेंट की एक्वायर्ड लैंड तक को बेच देना। अभी थोड़े दिनों पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग फंसे हैं। अरे भाई, गवर्नमेंट की एक्वायर्ड लैंड को तो छोड़ दो, वो भी आप नहीं छोड़ते। चलो, मल्टीपल बायर्स को सेम प्लॉट बेच देते हैं। ईएमआई फ्रॉड का नेशनल एग्जाम्पल ये है कि ईएमआई फ्रॉड केवल रियल एस्टेट तक सीमित नहीं है। दिल्ली में 2022 में एक आर्किटेक्ट को गिरफ्तार किया गया जो फेक जॉब ऑफर्स के बहाने लोगों के डॉक्यूमेंट्स लेकर ईएमआई पर सामान खरीदता था और उन्हें बेच देता था। कोलकाता में एक महिला को 5 साल तक ईएमआई भरने के बाद पता चला कि उसका फ्लैट किसी और को दे दिया गया था। ऐसे मामले पूरे इंडिया के अंदर मौजूद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी टाइम टू टाइम इस पे हस्तक्षेप करता है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया एनसीआर में बिल्डर बायर नेक्सस की जांच की जाए, जहां हजारों होम बायर्स ईएमआई भर रहे हैं लेकिन उन्हें पोजीशन नहीं मिल रहा है। कोर्ट का कहना था, दिस इज नथिंग बट अ कंप्लीट कन्वीनियंस बिटवीन द बिल्डर एंड बैंक्स। येडा की डिमोलिशन ड्राइव और सरकारी कार्रवाई भी आपको जानना जरूरी है। येडा ने अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ वैसे निरंतर एक्शन लिया है। कितना लिया है ये आप सब जानते हैं, लेकिन एक्शन लिए हैं। जो मेन डिमोलिशन स्टैटिस्टिक्स है वो बोलते हैं 2023 में 32 इलीगल बिल्डिंग डिमोलिश की गई रामनगर, सबूता और किशोरपुर विलेजेस में। इन डिमोलिश्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू 236 करोड़ रुपए वर्थ थी। 11.7 हेक्टेयर लैंड को क्लियर किया गया। 7 इलीगल कॉलोनीज को डिमोलिश करके 63,763 स्क्वायर मीटर लैंड
जो कि मार्केट वैल्यू जिसकी 128 करोड़ है, उसको फ्री कराया गया। 2053 हेक्टेयर लैंड एक्विजिशन के लिए थर्ड फेज में 100+ लैंड ओनर्स को नोटिस दिए गए। प्रॉब्लम इन्फोर्समेंट में भी है, कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। फार्मर्स द्वारा कंपनसेशन बढ़ाने के लिए कई बार डेलिबरेटरी इलीगल कंस्ट्रक्शन कराना शुरू कर दिया जाता है। लोकल पॉलिटिशियंस का प्रोटेक्शन कई बार मिलता है, और वोट बैंक की राजनीति के कारण अथॉरिटी की हेजिटेशन भी कई बार देखने को मिलती है। अधिकारी चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते। रियल एस्टेट एजेंट और प्रॉपर्टी डीलर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, उनको सही गाइड करना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि रेरा आने के बावजूद भी ग्राउंड रियलिटी पे वो काम नहीं हो रहा। अब मान लीजिए एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर 200 एम्प्लॉई हैं। रेरा का लाइसेंस जरूर ले लिया उस कंपनी ने, लेकिन क्या वो 200 एम्प्लॉई, उनकी भी कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? वो धड़ल्ले से माल बगैर किसी डर के बेच रहे हैं। और इवन जिसने रेरा लाइसेंस भी ले लिया वो भी धड़ल्ले से प्री लॉन्च या अनऑथराइज्ड क्लोनिंग धड़ल्ले से बेच रहा है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है। यहां तक कि इन्फ्लुएंसर प्री लॉन्च का जाल इतना फैल चुका है कि प्रोजेक्ट आया नहीं और प्रोजेक्ट सेम डे सारा बिक जाता है। वो बिकता कैसे है? बिकता ऐसे ही है कि उस पर वर्किंग 6 महीने से हो रही होती है। एजेंट्स को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और एजेंट्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो आजकल बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, उस पर ऐसी एडवर्टीजमेंट कर करके लोगों को अट्रैक्ट करके लोगों से पहले से ही बुकिंग ले लेते हैं। और ये भी कई एजेंट्स झांसा देते हैं कि आप आज इतना पैसा दे दो, कल आपको इससे ज्यादा इतना पैसा मिल जाएगा। मतलब आज 50 लाख दो, कल आपको 30 लाख रुपए बढ़ के मिल जाएंगे। ऐसा झांसा सिर्फ बुकिंग कराने के लिए दिया जाता है, लेकिन असली में जब देने की बारी आती है आपको पासबैक जो आपको कमिट किया है एजेंट ने, तो वो एजेंट ही गायब हो जाता है, आपको फोन ही नहीं उठाता। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास। मैं पूछता हूं कि जब प्रॉपर्टी बुक करना था तब आप कहां थे? तब क्यों नहीं आपने पहले सलाह ली? आप फंसने के बाद क्यों आ रहे हैं? कहां है आपका एजेंट? तब उनके पास आंसर नहीं होता। तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आके मिले, सही सलाह लें और अच्छी प्रॉपर्टी खरीदें जो आपके मतलब के लिए है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मत सोच के लें। ये सोच के लिए मुझे प्रॉपर्टी रहने के लिए लेनी है या कम से कम पूरी कीमत मेरे पास है, मुझे तब प्रॉपर्टी लेनी है। तब आपको प्रॉपर्टी अच्छा रिटर्न देगी। प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं, वो सब स्टडी करने जरूरी होते हैं। इसीलिए जब आप हमारे पास आते हैं तो हम पहले आपको पूरा समझते हैं कि आखिर आपकी जरूरत क्या है। आपकी जरूरत के हिसाब से चीज मिलनी चाहिए। चलिए, ये तो बात आगे की हुई। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो पहले आके जरूर मिल लीजिएगा। अब आपको गुड़गांव का एक एग्जाम्पल बताता हूं। गुरुग्राम में अथॉरिटीज ने पाया कि 100+ प्रॉपर्टी एजेंट जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, इस समय अथॉरिटी उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि वे इलीगल कॉलोनीज में प्लॉट बेच रहे हैं। जनरल पावर ऑफ अटर्नी के सहारे फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, 20,000 से 50,000 पर स्क्वायर यार्ड के दर पर कैश पेमेंट मांगते हैं, पुअर और माइग्रेंट पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं। किसी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को अक्सर वैन टाइप वाले व्हीकल्स में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके भर के लेके जाते हैं और अनऑथराइज्ड कॉलोनी में प्लॉट खरीदवा देते हैं। और कई बार तो ऐसा माहौल बना देते हैं कि उसने ले लिया, मेरे को भी दे दो, जिससे वो बायर जो एक्चुअल में बायर नहीं था, वो सोचता है कि शायद फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो जाए, शायद मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी खत्म ना हो जाए, इतनी तेजी से प्रॉपर्टी सेल हो रही है। तो वो जाके उस प्रॉपर्टी को खरीद के अपना पैसा देकर और वहां फंस जाते हैं। यहां तक कि ऐसे सैटरडे संडे में मैंने देखा है लोग भंडारे तक ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि लोग आए और यहाँ अपना रिफ्रेशमेंट करें और उनको अच्छा स्मूथ एनवायरनमेंट मिले जिससे कि वो प्रॉपर्टी खरीद पाए। ये बहुत देख चुका हूं मैं, और सच कहूं तो इतना लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है रियल एस्टेट में, एक नज़र देखते ही समझ में आ जाता है यहाँ फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लगातार देखते रहते हैं। लेकिन सृष्टि तो है, सृष्टि तो अपना काम करेगी, सृष्टि तो ऐसे ही चलेगी। कुछ लोग सही हैं तो कुछ खराब भी हैं। इस इकोसिस्टम में सब लोग काम कर रहे हैं। अब बात महाराष्ट्र रेरा स्कैम की कर लेते हैं। कल्याण डोंबिवली में 65 बिल्डर को फेक रेरा सर्टिफिकेट के लिए बुक किया गया। पैरेलल टाउन प्लानिंग ऑफिस चलाकर फेक बिल्डिंग परमिशन बनाए गए। वुमेन स्टैंप वेंडर से फेक गवर्नमेंट स्टैंप्स बनवाए। रेरा ऑफिशियल्स के स्टैंप फॉर्ज किए गए। दिल्ली के प्रॉपर्टी फ्रॉड केसेस भी आपको जानना जरूरी है। रोहिणी में प्रॉपर्टी डीलर्स ने डीडीए फ्लैट पर मल्टीपल होम लोन लेकर 4 बैंक को 50 लाख रुपए का चूना लगाया। मल्टीपल बायर को सेम प्रॉपर्टी भी कई बार बेच देते हैं।
फॉर्ज डॉक्यूमेंट के साथ सेम प्लॉट को कई लोगों को बेचा गया। यहां रेरा की भूमिका और उसकी लिमिटेशंस पे भी बात करना जरूरी है। रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट एक्ट रेरा 2016 में रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया, लेकिन आज भी ये पूरी तरह से बायर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वैसे इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे पॉजिटिव इंपैक्ट डालना रियल एस्टेट सेक्टर में, ट्रांसपेरेंसी में सुधार लाना, प्रोजेक्ट के सभी डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल कराना, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइमलाइंस में स्ट्रिक्ट पेनल्टीज अगर डिले है तो उसको इंपोज करना, क्वालिटी एश्योरेंस देना, जैसे कि 5 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी, रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स को रेरा की अंडरस्टैंडिंग देना। लेकिन रेरा की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, स्टेट वाइज वेरिएशंस है, हर स्टेट में डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन है। अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, अभी भी बहुत से प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर हो ही नहीं रहे हैं और बिक रहे हैं। एजेंट रजिस्ट्रेशन इश्यूज में फेक एजेंट बिना रजिस्ट्रेशन के ऑपरेट कर रहे हैं, और जो रजिस्ट्रेशन ले भी चुके हैं वो भी पूरी तरह से सही काम कई नहीं कर रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ हैं, वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो अनऑथराइज्ड प्लॉटिंग या प्री लॉन्चेस को बढ़ावा दे रहे हैं। एनफोर्समेंट चैलेंजेस की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर प्रॉपर मॉनिटरिंग की कमी दिखती है, और पंजाब रेरा का अंडर कवर ऑपरेशन भी आपके लिए इसमें जानना जरूरी है। 2019 से पंजाब रेरा ने पहली बार डेकॉय कस्टमर भेजकर बिल्डर को कैच किया जो अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट सेल कर रहे थे। यह दिखाता है कि प्रोएक्टिव एनफोर्समेंट की जरूरत है। अवैध प्लॉट सेलर्स का असली नकाब उतारने की जरूरत है। चलिए अब आपको बताता हूं सोशल मीडिया और मॉडर्न फ्रॉड टेक्निक्स के बारे में। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल बना के फेक प्रोजेक्ट प्रमोट किए जा रहे हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके यंग जनरेशन्स को, जो कॉलेज से अभी पास आउट हुए हैं, इंटर्न्स को हायर करके और फेक टेस्टिमोनियल्स बनाए जा रहे हैं। यूट्यूब पर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट चल रही है। कई बार तो हमारे चैनल को ही लोग कॉपी करके और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिखाने लग जाते हैं। प्री लॉन्च ऑफर विद बायबैक गारंटी के नाम पे बहुत बड़े स्कैम चल रहे हैं, और एश्योर्ड रिटर्न वाली स्कैम तो सब जग जाहिर हो चुके हैं, लेकिन तब भी बायर एश्योर्ड रिटर्न वाले स्कैम ले रहा है। और कई तो ऐसे स्कैम सामने आए हैं कि आपको, जब आप डेवलपर से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ाकर आपको 3 साल रेंटल कमिट किया जाता है, 3 साल के बाद एज पर एक्चुअल हो जाता है। लेकिन आप प्रॉपर्टी की वैल्यू जो 3 साल रेंटल दिया, डेवलपर ने अपने पास से दिया, एक्चुअल वो रेंटल नहीं आया, ब्रांड को रेवेन्यू शेयरिंग पे दिया गया और अपने पास से डेवलपर ने आपको रेंटल दिया। तो उस रेंटल के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो 6%, 8% के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल कर आपको दे दी जाती है। 3 साल के बाद पता लगता है आपके हाथ कुछ नहीं लगा, एज पर एक्चुअल, मतलब जो रेवेन्यू शेयर आया वही आपके हाथ लगा। तो आपके साथ ऐसे भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। यहां बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मिलीभगत भी सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि बैंक भी इस फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। सबवेंशन स्कीम के नाम पर बिल्डर्स को पूरा लोन अमाउंट दे देना, ड्यू डिलिजेंस की कमी प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन में करना, ईएमआई रिकवरी का प्रेशर बिल्डर की बजाय बायर के ऊपर डालना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को टेम्पर प्रूफ बनाया जा सकता है। जियो मैपिंग से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को डिटेक्ट किया जा सकता है। एआई बेस्ड मॉनिटरिंग से रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्ट किया जा सकता है। लीगल और पॉलिसी रिफॉर्म की बात करें तो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन बैन होना चाहिए, रियल टाइम रेरा कंप्लायंस चेकिंग होना चाहिए, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन ऑफ पैन इंडिया प्रॉपर्टी फ्रॉड प्रिवेंशन जरूर होना चाहिए। साथ में स्ट्रॉन्गर पेनल्टी फॉर रिपीट ऑफेंडर्स होना चाहिए। बायर प्रोटेक्शन मेजर्स लेना भी जरूरी है। मैंडेटरी वेरिफिकेशन फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट, एजुकेशन कैंपेन अबाउट फ्रॉड प्रिवेंशन, एफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसीज को लेकर आना, जिससे इलीगल कॉलोनीज पे लोगों की जो डिपेंडेंसी है, लोग वो ऑप्शन नहीं है, इसीलिए लोग कई बार ऐसी कॉलोनीज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जिसका बजट नहीं है वो क्या करेगा, वो यही सोचता है कि आज मैं ले लेता हूं, कल को कॉलोनी अप्रूव हो ही जाएगी। तो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी ज़्यादा से ज़्यादा लेना। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में आपको और मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।